This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور। बच्चे हमारा आज का टॉपिक जिसके आज हमने रिवीजन करनी है वो है IAS 37। IAS 37 में अगर हम IAS 37 को बाइफरकेट करें तो इसमें फर्दर 3 टॉपिक्स जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट वन है प्रोविजन, सेकंड वन बच्चे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, थर्ड वन एंड द लास्ट वन कॉन्टिंजेंट एसेट्स। तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट करेंगे प्रोविजन से डिस्कस कर। अच्छा बच्चे, प्रोविजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोविजंस को कहा जाता है प्रोविजंस लायबिलिटीज होती है। प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस लायबिलिटीज ऑफ। अब इसमें एक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनीपन है इसके अंदर मौजूद। प्रोविजंस आर द लायबिलिटीज ऑफ अनसर्टन। बिल्कुल ठीक हो गया, अनसर्टन। अनसर्टन दो चीजों की, एक वक्त की, टाइम की, या बच्चे अमाउंट। तो प्रोविजन लायबिलिटीज है अनसर्टन टाइमिंग एंड अनसर्टन अमाउंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें लायबिलिटीज को भी डिफाइन कर लेना चाहिए ताकि हमें उसकी भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आपको पता होगा लायबिलिटीज के बारे में, बट हम ट्राई करते हैं लायबिलिटीज को डिफाइन करने। सबसे पहले बच्चे हम लायबिलिटीज को, उसके बाद प्रोविजंस को डिटेल डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे लायबिलिटीज के, लायबिलिटीज को हम इस तरह से कहते हैं कि लायबिलिटीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। इसके मैं जस्ट की पॉइंट लिखता हूँ। सबसे पहली बात क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और अराइज कब हुई है? पास्ट इवेंट्स की बिना पे। Liabilities are the present obligations arising from past events। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब सेकंड वन पॉइंट क्या है?
अगर हम लायबिलिटीज को सेटल करें, पे बैक करें, ऑब्लिगेशंस है ना, लायबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशंस होती है, जब हम इन्हें सेटल करेंगे तो सेटलमेंट के रिजल्ट में क्या होगा? जब हम इन्हें सेटल करेंगे तो सेटलमेंट के रिजल्ट में क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो गया जी। सेटलमेंट ऑफ विच, क्या करेगा बच्चे? जी, हम इस प्रोबेबल के वर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं। सेटलमेंट ऑफ विच रिक्वायर जी एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। आपने चीजें खरीदी उधार में, तो आपको लाजमी पैसे पे करने हैं ना। पैसे दिए भी जा सकते हैं, नहीं भी दिए जा सकते, ऐसी सिचुएशन नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है लायबिलिटीज की सिचुएशन। लायबिलिटीज की सिचुएशन में ये है कि आपने पे बैक करना है। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा। ठीक है जी बच्चे, तो ये एक सिंपल, मैंने सिंपल वे में डिफाइन किया एज इट इज, स्टैंडर्ड की डेफिनेशन नहीं लिखी, शॉर्ट टाइम था, ये जल्दी से हम क्विकली से रिवाइज कर सकते। तो बच्चे ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, एक डेफिनेशन की, एक कॉन्सेप्ट की हमें अगेन एंड अगेन जरूरत पड़नी है, तो उसको भी बिफोर टाइम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम प्रोविजन को डिटेल डिस्कस करना शुरू करें तो फिर हमें दिक्कत। एक कॉन्सेप्ट है ऑब्लिगेटिंग इवेंट का। इसको डिस्कस करना है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके रिजल्ट में क्या होगा? या तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी, या बच्चे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी। लीगल, कानूनी, दो एंटिटीज के दरमियान में मुआहिदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लीगल ऑब्लिगेशन। अब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे फुलफिल करना। अगर एक फुलफिल ना करेगा तो थ्रू कोर्ट, थ्रू लॉ दूसरे बंदे को मजबूर किया जाएगा कि वो अपनी कमिटमेंट को, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल कहलाती है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड कोई कानूनी जिम्मेदारी तो नहीं है, ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन पास प्रैक्टिस चल रही है कि आप अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हो, या आपने माजी में कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी जिसके बिना पे आपको अब ये ऑब्लिगेशन पूरी करनी है। ठीक है ना? या कोई ऐसी कम्युनिकेशन है आपकी तरफ से, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है, या बच्चे लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, अब सेकंड वन, अगर हम इसको कहते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड वन क्या पॉइंट है? entity having no realistic alternative। अच्छा, अब एंटिटी के पास इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है, कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव नहीं है कि वो इसको सेटल किए बिना रह सके, उसे लाजमी तौर पे इसे सेटल करना ही करना। एंटिटी हैविंग नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव टू सेटल द ऑब्लिगेशन, लाजमी इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल, मुकम्मल करना ही करना है, सेटल करना ही करना है। एंटिटी के पास इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है जी बच्चे, तो बच्चे ये डेफिनेशन हमने अभी तक थ्री डेफिनेशंस डिस्कस की। फर्स्ट वन बच्चे हमने डिस्कस की प्रोविजन की, फिर हमने डिस्कस की लायबिलिटी की, और लास्ट में हमने डिस्कस की ऑब्लिगेटिंग इवेंट की डेफिनेशन। अब बच्चे हम स्टार्ट करते हैं प्रोविजन को डिटेल से डिस्कस करना। ठीक है,
अच्छा बच्चे, प्रोविजंस में और अक्रूवल्स में फर्क होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, आपने गुड्स बाय कर ली, आपने कोई एक्सपेंसेस कर दिए, उसके बदले में तो पैसे देने ही देने, इसके अलावा की अमाउंट लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस जो है वो हमारी प्रोविजंस। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब प्रोविजन के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें कि हम ये IS 37 क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोविजन में हमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है। तो बेसिकली हम ये कह देते हैं कि स्कोप क्या है, प्रोविजंस क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोविजन का स्कोप क्या है, हमें इसमें किन किन बातों में मदद मिल जाए। पहली बात तो ये कि प्रोविजन को कब रिकॉग्नाइज करना है। वेदर और नॉट अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज, क्या है प्रोविजन रिकॉग्नाइज करनी है या नहीं करनी, इसको मेजर कैसे करना। और थर्ड वन, रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन भी होगी और सब्सिक्वेंटली इसकी रीमेजरमेंट भी होगी। ये सब बातें हम लोग समझे। तो सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड को कि हम सबसे पहले इसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ेंगे। जब हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो हमें ये बातों के जवाबात मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉग्निशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे रिकॉग्निशन के लिए भी 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो। आपको पता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट होती है। या बच्चे ये लीगल होगी या बच्चे कंस्ट्रक्टिव होगी। ठीक होगा जी बच्चे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, या बच्चे लीगल होगी या बच्चे कंस्ट्रक्टिव। तो पहली कंडीशन, पहली बात ये आपको याद रखनी। सेकंड वन, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। सेकंड वन कंडीशन ये होती है। अच्छा बच्चे, थर्ड वन एंड द लास्ट वन, आउटफ्लो के बारे में याद रखिएगा, प्रोबेबल, मोर लाइकली देन नॉट, हम इसको भी डिस्कस करते हैं, मोर देन 50%। ठीक है जी बच्चे। और थर्ड वन कंडीशन क्या है, estimate can be measured reliably, estimate can be measured reliably। रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है। तो 3 कंडीशन को याद रखना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इन बातों का पता भी होना चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी या लीगल या कंस्ट्रक्टिव, और प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, और एस्टिमेट को हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक कुछ बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने सबसे पहले रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया पढ़ा। अब रिकॉग्निशन के क्राइटेरिया के बाद बच्चे हम लोगों को ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें ये बात समझ में आ गई कि ये बेसिकली क्या है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, अगर हम प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो क्या होनी चाहिए बच्चे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, या लीगल होगी या बच्चे कंस्ट्रक्टिव होगी। शाबाश, ठीक है जी बच्चे। इसके अलावा बच्चे प्रेजेंट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन होंगे,
और एस्टिमेट रिलायबली मेजर किया जा सकता है। जब ये बात याद रखनी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब जैसे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस में मैं जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ये फ्यूचर में ऑब्लिगेशन बनेगी और जब रिकॉर्ड बनेगी तब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इस वजह से हम फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है ना बच्चे? और ये याद रखिएगा, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्यों चाहेंगे, क्योंकि इसके बगैर हम ऑब्लिगेशंस को खत्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमें, जैसे लायबिलिटी के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि हम जब भी लायबिलिटी को सेटल करें तो हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो करना पड़ेगा, जैसे पेमेंट करनी पड़े। और कैश एंड बैंक की सूरत में जब हम पेमेंट करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है जी बच्चे? अच्छा, अब ये किसको पैसे देने हैं? प्रोविजन किस सेटल करते हुए एक पर्सन को पैसे करने हैं, ये ग्रुप ऑफ पर्सन को, जनरल पब्लिक को देने हैं। ये किसी भी इसकी आइडेंटिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है ना बच्चे? अच्छा बच्चे, अब इसके लिए जो वर्ड मैंने आपको कहा था कि हम वर्ड यूज करूंगा मैं प्रोबेबल, जो प्रोबेबल वर्ड यूज हो गया हुआ है, इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपके साथ इसकी डिस्कशन करने वाला हूँ। ये याद रखिएगा बच्चे, हम बात किसके लिहाज से कर रहे हैं? लायबिलिटी के लिहाज से। अच्छा बच्चे, सबसे पहले जी बच्चे, हम कहते हैं 0 से 5%, फिर 6% से 50% तक, 50% तक, फिर 51% से ऑनवर्ड 85%, देन 86% से 95%, 86% से 99 ही कर लेते हैं जी, 99%, और ये 100% बन जाती है। ठीक है जी बच्चे? जी, अगर चांसेस 0 से 5% तक हो तो इसके लिए वर्ड बोला जाता है रिमोट चांसेस। क्या वर्ड बोला जाता है? रिमोट। अच्छा, 6% से 50% के इन बिटवीन हो तो इसके लिए वर्ड बोला जाता है पॉसिबल। स्टैंडर्ड इसके लिए वर्ड यूज करता है लेस लाइकली देन नॉट, लेस लाइकली देन नॉट, लेस लाइकली देन नॉट। ठीक है जी बच्चे? अच्छा, अब 51% से 85% के इन बिटवीन, उसके लिए वर्ड बोला जाता है प्रोबेबल। इसके लिए स्टैंडर्ड यूज करता है मोर लाइकली देन नॉट, मोर लाइकली देन नॉट। ठीक हो गया जी बच्चे? 86% से 99% तक विर्चुअली सर्टेन। क्या वर्ड बोला जाता है? विर्चुअली सर्टेन। और 100% के लिए सर्टेन। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? अब इसके लिए जो टर्मिनोलॉजीज फर्दर यूज हो रही हैं इसके लिए, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसकी ट्रीटमेंट करते हुए हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अच्छा बच्चे, हम इसको रिमोट के लिए वर्ड बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंडीशनल, डिपेंड्स ऑन वन और मोर देन वन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स, जो फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं।
और अगर चांसेस 0 से 5% के इन बिटवीन हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, डू नथिंग, ये वर्ड याद रखिएगा, कुछ नहीं करना। अच्छा बच्चे, अगर चांसेस 6% से 50% के इन बिटवीन हो तब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसको याद रखना है आपने, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और बच्चे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना। ठीक है जी बच्चे, तो डिस्क्लोजर भी दो चीजों का, नेचर, अमाउंट। अच्छा बच्चे, अगर चांसेस 51% से 85% के इन बिटवीन हो तो वर्ड बोला जाता है प्रोविजन। क्या वर्ड बोला जाता है, प्रोविजन। याद रहेगी ये बात, क्या वर्ड बोला जाता है, प्रोविजन। अब इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करें। अच्छा बच्चे, इसके लिए भी वर्ड प्रोविजन और इसके लिए भी वर्ड प्रोविजन यूज कर जाते हैं हम समटाइम, बट अगर एक्चुअली देखें तो ये तो लायबिलिटी है, लेकिन हम प्रोविजन की बात समझते हैं कि 100% चांसेस है। ठीक है, तो बच्चे ये इन सब की ट्रीटमेंट सेम होगी। मैं अगर इस तरह से कह दूं तो हमें क्या करना है, इसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करना है। तो बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आपको बात समझा पाया हूँ जी। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जरा दोबारा समझिएगा। अब मैं ये बात कर रहा हूँ प्रोविजन के लिए। कि डिटेल से टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, जस्ट हम कंक्लूड कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि ये परसेंटेजेस स्टैंडर्ड्स में नहीं गिवन है, ये जनरल गाइडलाइन है हमारी। ठीक है ना, तो गाइडलाइंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अब गाइडलाइंस के मुताबिक 0 से 5% के इन बिटवीन रिमोट कंसीडर करेंगे और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ नहीं करना, ना ही इसको डिस्क्लोज करना है, ना ही अकाउंट फॉर करना। बट अगर चांसेस इसके सेटलमेंट के लिए कि हमें रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, और कितने परसेंट चांसेस हैं कि रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं कि अमाउंट इतने परसेंट अमाउंट के चांसेस हैं, इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतने परसेंट चांसेस हैं इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतने परसेंट चांसेस है इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए, वो रिसोर्सेज चाहिए, उसके परसेंटेज कितनी है, ये बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चे, और 6 to 50% की बात कर रहे हैं। हमने कहा ये पॉसिबल है, और इसके लिए स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं, लेस लाइकली देन नॉट या पॉसिबल। इसके केस में बच्चे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है, डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना, नेचर और अमाउंट के बारे में। अगर 50% से ज्यादा हो तो चाहे 100% तक भी हो तो हमें प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है, और इसके लिए वर्ड हम प्रोविजन ही यूज कर रहे होते हैं। अगर 86% से ज्यादा हो तो वर्ड बोला जाता है विर्चुअली सर्टन, 51% से 85% हो तो वर्ड बोला जाता है प्रोबेबल, और 100% हो तो वर्ड बोला जाता है सर्टन। ठीक होगा जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे। अच्छा बच्चे, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब हम बात करने वाले हैं मेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम यूज करते हैं बेस्ट एस्टीमेट। क्या वर्ड बोलते हैं, बेस्ट एस्टीमेट। बेस्ट एस्टीमेट होता है जजमेंटल। बेस्ट एस्टीमेट के जजमेंटल।
एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं। ठीक है जी बच्चे। अब क्या जजमेंटल या एक्सपीरियंस किस पे? प्रेसिडेंस पे, सिमिलर ट्रांजैक्शंस। जस्ट लाइक हम इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं, कोर्ट केस, कोर्ट का केस है। अब लीगल एडवाइजर इसकी एस्टिमेशन करेगा एक्सपीरियंस पे बेस करते हुए, ठीक है ना, कि इस तरह का केस कोर्ट में ऑलरेडी प्रोसीड हो चुका हुआ है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स ये थे, इनको कंसीडर करते हुए बच्चे वो अपने एक्सपीरियंस और जजमेंट करते हुए बताएगा कि कितने परसेंट चांसेस हैं आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, और अगर रिक्वायर्ड है तो कितने होंगे। ठीक है जी बच्चे, वो एस्टिमेट करेगा। अच्छा, अब इसमें एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखना है आप लोगों ने, ये नोट लिख लीजिएगा अपने पास, एग्जामिनर आपसे एग्जाम्स में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, रिस्को और अनसर्टेनिटीज को, रिस्को और अनसर्टेनिटीज को हम कंसीडर करेंगे इस एस्टीमेट के लिए। तो एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज में ये बात पूछ सकते हैं, रिस्क और अनसर्टेनिटीज को एस्टिमेट करते हुए हम कंसीडर जरूर करेंगे कितना रिस्क है, कितनी अनसर्टेनिटी। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब आप सवाल पूछेंगे जी रिस्क क्या होता है, आप लोगों को पता है, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को अंदाजा है, बट फिर भी हम डिस्कस करें। इसे हम कहते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम। रिजल्ट्स के वेरिएबल और अनसर्टेनिटीज के अमाउंट कितनी रिकॉग्नाइज करनी है। जैसे कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अब हमारी फेवर में भी आ सकता है, हमारे अगेंस्ट भी आ सकता है, रिस्क है, वेरिएबिलिटी ऑफ आउटकम। अब कितने परसेंट चांसेस हैं हमारे अगेंस्ट आएगा, कितने परसेंट चांसेस हैं हम केस विन कर जाएंगे, रिस्क। अनसर्टेनिटीज अमाउंट की बात हम कर रहे हैं, कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, तो यहाँ तक बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं। अभी ये तक हम लोगों ने पढ़ा, एक पहला मेजरमेंट में या तो हम बेस्ट एस्टिमेट कर रहे होते, ठीक है, हम या तो बेस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वन, अगर लार्ज पॉपुलेशन हो, लार्ज पॉपुलेशन साइज, तो फिर इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, इस सिचुएशन में वेटेज लिया जाता है तमाम के तमाम पॉसिबल आउटकम्स। इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, वेटेज लिया जाएगा तमाम पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट सेल करते हो मार्केट, अब उसमें क्लेम्स आ जाते हैं, आपको प्रोविजन फॉर वारंटी का क्लेम रिकॉर्ड। एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी। अब हम उसमें डिस्कस करते हैं, कुछ केसेस होते हैं जो, कुछ वारंटीज हैं जो स्मॉल, कुछ है मीडियम साइज की,
कुछ आ जाते हैं मेजर इश्यूज आ जाते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है जी बच्चे, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि अगर क्लेम आ गया, कुछ स्मॉल नेचर का आया, कुछ मीडियम नेचर का आ गया और कुछ मेजर नेचर का आ गया। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब सेकेंडली हमने कहा जी ये नेचर है। सेकेंडली हमें नंबर ऑफ यूनिट्स देखने होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स किस तरह से, जितने भी यूनिट्स सेल हुए, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल नेचर के क्लेम्स आने की परसेंटेज क्या है, वो आपने स्मॉल नेचर के क्लेम्स की परसेंटेज अप्लाई कर देनी। इसी तरह से जितने भी यूनिट्स बेचे, यूनिट सोल्ड, मल्टीप्लाई बाय मीडियम नेचर के क्लेम्स आने की परसेंटेज, और इसी तरह से यूनिट सोल्ड और मल्टीप्लाई कर देना आप परसेंटेज मेजर नेचर के क्लेम्स की। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ वारंटी। हर एक, अगर स्मॉल नेचर का क्लेम आएगा तो वारंटी की कॉस्ट कम होगी, अगर मेजर नेचर का होगा तो वारंटी की कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी। तो अब आप यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे, जितनी भी कॉस्ट है रुपीज में, जितनी भी फिगर होगी, फिर एट द एंड बचे ये वैल्यू इन रुपीज। इस सिचुएशन में अगर लेट्स सपोज मैं इसे कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर देना, फिगर्स एट द एंड आपने इसका टोटल करना, ये टोटल आपकी प्रोविजन है। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक बात समझ में आ गई? एक हो गया बेस्ट एस्टिमेट और सेकंड वन है लार्ज पॉपुलेशन। अच्छा बच्चे, अभी थर्ड वन कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। Entity has more than one course of action. Entity has more than one course of action. Entity के पास एक से ज्यादा कोर्स ऑफ एक्शन मौजूद है। उसकी मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर। एंटिटी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकती है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किया रेंट के एग्रीमेंट पर, कहा कि रेंट की मुद्दत है 12 माह, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपने कैंसिल किया तो इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी आप। अब आपके पास दो ऑप्शन, एक तो ये कि आपको उस बिल्डिंग का जिसका आपने मुआहिदा किया उसे रेंट पे एक्वायर कर लिया, या तो उस बिल्डिंग के रेंट को पे करना पड़ेगा 12 माह की मुद्दत तक, चाहे आपको नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, आपको अब बिल्डिंग की जरूरत नहीं रही। जिस पर्पस के लिए आपने बिल्डिंग ली थी या जिस बिजनेस के लिए आपने बिल्डिंग ली थी, आपका बिजनेस वो क्लोज हो गया, क्लोज डाउन हो गया, बंद हो गया, अब आपको फर्दर उस बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। देन अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये करें कि उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें टिल मैच्योरिटी डेट। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर डालें और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब आपके पास दो ऑप्शन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे वो जो भी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया, मैं वही दोनों बातें लिख रहा हूँ। फर्स्ट वन क्या है, आप फुलफिल करें कॉन्ट्रैक्ट को, सेकंड वन आप कैंसिल कर दें। अब इन दोनों की सिचुएशन में हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, ए और बी।
इनमें से जो वैल्यू होगी लोअर, आपने उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर देनी। अब ये काम करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट 12 माह तक रेंट पे करते जाएं और उसमें पैसे कम देने पड़ेंगे, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो पेनल्टी आप पे ज्यादा इंपोज होगी, तो बेहतर है फिर आप 12 महीने रेंट देते जाए, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए। सेकंड मंथ सिचुएशन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें तो कम पैसे देने पड़ेंगे, बजाय इसके कि हर महीने पूरे के पूरे 12 माह तक रेंट पे करते जाएं। अब इस सिचुएशन में बेहतर है कि आपको चाहिए आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर। ठीक है जी बच्चे, तो ये बात भी क्लियर होगी बच्चे आप लोगों को जी। तो मेजरमेंट करते हुए बच्चे ये बात, कुछ इसके अलावा जनरल इश्यूज, उनकी वन बाय वन डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले टाइम वैल्यू। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और इन बातों को बच्चों ने कंसिडर नहीं किया होगा, तो मैंने आपको ये क्लास में भी समझाया था, कोई बात आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है जी बच्चे, बच्चे आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना है जहां पे इसका इफेक्ट मटेरियल होगा, ये बात याद रखिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपने कंसीडर करना है जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट मटेरियल होगा। सेकेंडली बच्चे आपने उसके लिए वर्ड क्या बोलना है, प्रेजेंट वैल्यू, पीवी लिख देते हैं, क्या वर्ड देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, उसकी प्रोविजन आपने रिकॉर्ड करनी है। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए आपको डिस्काउंट रेट यूज करना होता है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए। अब जो डिस्काउंट रेट आपने यूज करना है वो याद रखिएगा, वो डिस्काउंट रेट हमेशा क्या होना चाहिए, प्री टैक्स। वो डिस्काउंट रेट हमेशा कौन सा होना चाहिए, प्री टैक्स डिस्काउंट रेट होना चाहिए। क्लियर है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, या बच्चे फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आई रेज टू पावर एन। क्लियर है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया, फॉर्मूला का। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट फॉर्मूले के बाद हमें फाइनेंस कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी होती है, जिसे हम अनवाइंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। जैसे जैसे पीरियड स्पेंड होता जाएगा, आपको लायबिलिटी या प्रोविजन सेटल करनी है आफ्टर 4 इयर्स, तो आपने क्या किया, आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दी, 1 साल भर के बाद आप इसकी दोबारा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आज की प्रेजेंट वैल्यू और साल भर की प्रेजेंट वैल्यू में जितना डिफरेंस आए वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट कहलाती है, या इसे अनवाइंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी बच्चे, और इसकी एंट्री क्या पोस्ट की जाती है, मैं वो एंट्री भी बता देता हूँ बच्चे। इसकी एंट्री पोस्ट की जाती है फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, और क्रेडिट किसे किया जाता है, प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया। एनालिसिस क्या होगा, एक तरफ एक्सपेंस बढ़ जाएगा और साथ ही साथ लायबिलिटी भी, प्रोविजन की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा जी बच्चे, इसके बाद बच्चे
अगला कॉन्सेप्ट, ये पेन मिस कर रहा है, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट। जब ये बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ। गेन्स फ्रॉम द डिस्पोजल तो रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन एक्सपेक्टेड, अभी आपने डिस्पोजल नहीं की, एक्सपेक्टेड है कि आप एसेट को बेचेंगे। गेन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डिस्पोजल। अब बात समझ में आई है, दोनों बातों में फर्क है। एक है आपने एसेट बेच दिया, उससे आपको गेन हो गया, रिकॉर्ड करें। बट एक सिचुएशन ये है कि आप एसेट को बेचेंगे, अभी डिस्पोजल नहीं हुई, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड डिस्पोजल से जितना भी गेन है, क्या उसे रिकॉर्ड किया जाता है? जी बताइएगा जल्दी से। नहीं रिकॉर्ड किया जाता। ठीक है जी बच्चे, नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, उसे कंसीडर नहीं किया जाता। लॉस भी कंसीडर ऐसे नहीं होता, नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, उसकी प्रोविजन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब प्रोविजन में से आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो, नेट ऑफ अमाउंट भी नहीं लिख सकते। यहां तक बच्चे क्लियर हो गया? चलिए बच्चे नेक्स्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीइंबर्समेंट। अब आपने प्रोविजन रिकॉर्ड कर लिया, वो प्रोविजन रिकवरेबल है। एंटिटीज प्रोविजन may be रिकवरेबल, एंटिटी की प्रोविजन रिकवरेबल हो सकती है, रिकवर हो सकती है किसी थर्ड पार्टी से, या एंटिटी से, ठीक है जी बच्चे। अब रीइंबर्समेंट आपको रिकॉर्ड करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके लिए कुछ कंडीशन, वो क्या कंडीशन है, वन बाय वन। सबसे पहली बात, रीइंबर्समेंट के लिए फर्स्ट वन कंडीशन है कि वो सिचुएशन वर्चुअली सर्टन होनी चाहिए। सबसे पहली क्या कंडीशन है, वर्चुअली सर्टन होनी चाहिए। सेकेंडली, आपने सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करना है, उसका रीइंबर्समेंट का एसेट सेपरेट रिकॉर्ड करना है आपने, नेट ऑफ नहीं कर देना उसे लायबिलिटी के साथ। और एसेट आपको पता है हमेशा रिकॉर्ड ही कहां पे होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड वन, अमाउंट, ये किसकी बात कर रहा हूं, किसकी, सेपरेट एसेट की बात कर रहा हूं, रीइंबर्समेंट एसेट की बात कर रहा हूं, याद रखनी है बात। नॉट ग्रेटर देन, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नो ग्रेटर देन, देखिए मैंने ये वर्ड लिखा है नो ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए, प्रोविजन की अमाउंट से, क्योंकि रीइंबर्समेंट बेसिकली है ही क्या, किसके अगेंस्ट हो रही है, प्रोविजन के अगेंस्ट हो रही है। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक एक बात बस रह गई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये इसको अगर हम याद रखना चाहते हैं तो ये काम हमने किया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम कह देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में नेट अमाउंट आपने रिकॉर्ड करनी है।
ठीक है जी बच्चे, आपने जितनी भी एक्सपेंसेस और जितने भी इनकम के अमाउंट नेट ऑफ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? अब कुछ प्रोविजन की एंट्रीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन स्किप कर रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ आपके लिए विविड रहे। अच्छा बच्चे, सबसे पहले जब प्रोविजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो रिकॉग्निशन के टाइम पे से मैं कह देता हूँ एट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के टाइम पे क्या एंट्री पोस्ट की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया जाएगा और प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। पहली एंट्री ये पोस्ट। इसका एनालिसिस क्या होगा बच्चे? इंक्रीज इन एक्सपेंस और साथ ही साथ इंक्रीज इन लायबिलिटी। पहली एंट्री ये हो जाएगी। सेकंड, अगर प्रोविजन डिक्रीज हो जाती है सब्सिक्वेंटली, तब क्या एंट्री पोस्ट की जाएगी? तब एंट्री पोस्ट होगी प्रोविजन डेबिट हो जाएगी, प्रोविजन के अमाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एनालिसिस क्या होगा? लायबिलिटी कम हो गई, प्रोविजन की अमाउंट कम हो गई और एक्सपेंस भी कम हो गया या रेवेन्यू इनकम। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, अगर प्रोविजन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है सब्सिक्वेंटली, एंट्री क्या होगी बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। एनालिसिस क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ गया, लायबिलिटी भी इंक्रीज कर। अच्छा बच्चे, सेटलमेंट। सेटलमेंट के टाइम पे बच्चे प्रोविजन को डेबिट, कैश, बैंक, क्रेडिट। प्रोविजन लायबिलिटी कम हो गई, एसेट भी कम हो गई। रिवर्स्ड, अब प्रोविजन की जरूरत ही नहीं रही, प्रोविजन को रिवर्स कर डाले, खत्म कर डाले। प्रॉफिट एंड प्रोविजन को बच्चे डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट। डिक्रीज इन प्रोविजन और डिक्रीज इन एक्सपेंस। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? तो बच्चे, ये हम लोगों ने देख लिया कि प्रोविजन को, इसके लिए ना एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। प्रोविजन को रिव्यू किया जाए एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। हर रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे प्रोविजन को रिव्यू किया जाए। सही है जी बच्चे? और फिर उसका इफेक्ट, जैसे मैंने आपके साथ अभी एंट्रीज डिस्कस की, अगर बढ़ जाए तो ये करना है, कम हो जाए तो ये करना है। ठीक है जी बच्चे, ये मैंने आपके साथ सारी की सारी प्रोविजन की एंट्रीज डिस्कस की कि बढ़ जाए, कम हो जाए, कैसे आपने उसका इफेक्ट कंसीडर कर। सही हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, इसके डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं प्रोविजन के।
बच्चे डिस्क्लोजर्स में हर क्लास ऑफ प्रोविजन एंटिटी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे। फर्स्ट वन, उसकी कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। सबसे पहली बात तो ये कैरिंग अमाउंट बतानी है आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर और सॉरी एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, अब प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर, सही है जी बच्चे। जितनी अमाउंट यूज्ड हो गई, प्रोविजन यूज्ड हो गई, एक्सपायर, पे बैक, वो आपने बता देंगे। ठीक है जी बच्चे, जितनी अमाउंट चार्ज कर डाली आपने, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं चार्ज। जितनी रिवर्स हो गई इसको सेपरेट कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको रिवर्स कर दें। अच्छा बच्चे, अगर आपने प्रोविजन को एट प्रेजेंट वैल्यू मेजर किया हुआ, प्रोविजन को प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर किया हुआ, तो उसकी वजह से जितना भी इंक्रीज आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया इंक्रीज इन डिस्काउंटेड अमाउंट, बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट है। ये भी हो गया। उसके बाद बचे नेक्स्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये जस्ट लाइक मूवमेंट ही होती है, जो ऊपर वाली बातें हमने सारी की सारी की। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या बताना है, सबसे पहले नेचर, सेकंड वन बच्चे आपने क्या बात बतानी है, टाइमिंग ऑफ सेटलमेंट। ठीक है जी बच्चे, और रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, तो हमने यहाँ पे अनसर्टेनिटीज, अमाउंट में और टाइमिंग में जितनी भी अनसर्टेनिटीज है वो सारी की सारी आपने यहाँ पे बता दी। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे यहाँ तक। तो बच्चे हमने प्रोविजन के टॉपिक को डिटेल डिस्कस कर, कुछ जनरल इश्यूज हैं तो भी साथ डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि सबसे पहला है वारंटी का। जी बच्चे, अब ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अब वारंटी के लिए, वो अब आपने याद रखें। वारंटी को आपने रिकॉर्ड करना, वारंटी को आपने रिकॉर्ड करना, कब रिकॉर्ड करना, सेम रिपोर्टिंग पीरियड में, सॉरी इन द सेम पीरियड कह दें, रिपोर्टिंग पीरियड कह दें, एक ही बात है। आपने वारंटी को सेम रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना। किसके सेम रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है जी, बात नहीं समझ में आई जी, बिल्कुल अभी समझने लगे हम इसी बात को। सेम रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना है जिसमें रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सेल हुई है, जिसमें आपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचा है, उसी पीरियड में आपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोविजन को भी
रिकॉर्ड करना है। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गई बच्चों, बात समझ में आ गई बच्चे। वारंटी क्या करना है, आपने वारंटी की अमाउंट को सेम रिपोर्टिंग पीरियड में रिकॉर्ड करना। जैसे आपने मोबाइल फोन सेल किया, 2020 के अंदर, आपको वारंटी भी 2020 में उसकी प्रोविजन को रिकॉर्ड कर। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब वारंटी की प्रोविजन की अमाउंट आपने रिकॉर्ड की हुई है। अब जैसे ही उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, टाइम पीरियड खत्म हो गया, अब उसके बाद अगर क्लेम आ भी गया तो आपको एंटरटेन नहीं करना, आपने उसे एंटरटेन नहीं करना। इसका मतलब है तब तक रिकॉर्ड करनी है जब तक आपका वारंटी का पीरियड मौजूद है। जैसे ही वारंटी लैप्स कर जाएगी तो आपने उसको रिवर्स कर देना। ठीक है जी बच्चे। तो रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है, रिपोर्ट करना है। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, रिपोर्ट करना है अनटिल वारंटी पीरियड लैप्स। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब एक और बात, अगर वारंटी का पीरियड मोर देन 1 ईयर हुआ तो बताएं, वारंटी पीरियड मोर देन 1 ईयर ये क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं। वारंटी का पीरियड 1 साल से ज्यादा मुद्दत का है, याद रखना, पेपर में सवाल आ सकता है। वारंटी का पीरियड 1 साल से ज्यादा का है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना है। करंट में और नॉन करंट में। शाबाश। ठीक है जी बच्चे। तो वो जो करंट होगा वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, और जो नॉन करंट होगा वो मोर देन लॉन्ग पीरियड की होगी। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन जाएगी आपकी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे, कोई कंफ्यूजन। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, बता सकते हैं इसको मुझे, कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, किस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जी। जी ठीक है, हम इसको कोशिश करते हैं बड़े सिंपल वर्ड में डिफाइन करने की, जिसकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, सही कह रहे हैं, सही सोच भी रहे हैं आप लोग, जिसकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, जिसकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ठीक है, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, अनअवॉइडेबल कॉस्ट एक्सीड इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट। मैं सिंपल अगर बेनिफिट लिख दूं तो बात मुकम्मल नहीं हो जाएगी। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मुआहिदा जिसका एक्सपेंस, जिसका नुकसान, जिसके अखराजात उसके फायदे से ज्यादा हो जाएं और वो अनअवॉइडेबल भी हो, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है। अच्छा बच्चे, इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है आपको। अब इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करते हुए वही बातें दो जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की, दोबारा डिस्कस कर। अगर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं तो कितने अखराजात होंगे, सेकंड मंथ। अगर आप उसको पूरा नहीं करते हो तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी बच्चे। इनमें से जो लोअर ऑफ होगी उसकी आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
बात समझ आ गई है? चलिए नेक्स्ट। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम में रिवीजन करवाने की। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ कोई बात रह भी ना जाए, जितनी मुख्तसर से मुख्तसर तरीके से आपके साथ बात करूँ। अच्छा, इसकी बच्चे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होती, इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होती। इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी, याद करें क्या है? नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोविजन कैन नॉट बी मेड या रिकॉग्नाइज्ड, इसकी प्रोविजन को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए क्योंकि नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, क्योंकि कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है जी बच्चे, ये भी हो गया। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट बच्चे हम डिस्कस करने वाले। रिस्ट्रक्चरिंग क्या है? आप अपने बिजनेस को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, बिजनेस को एक टाइप से दूसरी टाइप में चेंज करना चाह रहे हैं, बिजनेस का लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, आपने लेयर्स कम कर दी या लेयर्स बढ़ा डाली, ये कहलाता है रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, अब इसके लिए जनरल रूल याद रखिए। प्रोविजन फॉर restructuring जी रिकॉग्नाइज होगी। ये हमेशा याद रखिएगा फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम। इज रिकॉग्नाइज्ड इफ कंडीशन आ गई, इसकी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये वन बाय वन कंडीशंस पढ़नी। पहली बात, फर्स्ट वन, ए फॉर्मल प्लान होना चाहिए। ठीक है जी बच्चे, कौन सा बिजनेस है, कौन सी, आपको याद होगा पास पेपर का एक क्वेश्चन है, उसने बता दिया है कि जी हमने 4 बिजनेसेस को रिस्ट्रक्चर करना है, उसमें से 3 के ट्रस्ट गिवन है, एक का नहीं गिवन, तो आपने कहा उसका प्लान मौजूद नहीं है, उसकी प्रोविजन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं बच्चे। अच्छा, दूसरा, तो ये भी बात पता होनी चाहिए, उसके लिए बच्चे हम क्या कहते हैं? अप्रूवल, अप्रूव्ड भी होना चाहिए। ठीक है जी बच्चे जी। अनाउंसमेंट, कम्युनिकेशन, सिर्फ फॉर्मल प्लान का होना या अप्रूव होना काफी नहीं है, कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है। और इसमें आपको रिकॉर्ड करने हैं प्रोविजन, जो रिकॉर्ड करने, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रिकॉर्ड करनी है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होंगे सिर्फ उन्हीं की आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी बच्चे, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की प्रोविजन रिकॉर्ड आपने करनी है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनकी आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करोगे, वो क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
या कुछ और एक्सपेंसेस भी हैं। नॉट रिकॉग्नाइज्ड, नॉट प्रोवाइडेड फॉर, जिनकी प्रोविजन आपको रिकॉर्ड नहीं करनी। कौन कौन से हैं उसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस की हुई है। रीलोकेटिंग, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग वर्ड बोले, ट्रेनिंग वर्ड बोले, कुछ भी बोले, ठीक है जी बच्चे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी बच्चे। परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट्स करना न्यू सिस्टम्स में, हार्डवेयर खरीदना, ये मैंने बात आपको पहले भी बताई है, गेन में ही बता दी थी। एक्सपेक्टेड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, ठीक हो गए जी बच्चे। इसकी कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की जाती। हाँ, याद रखना है इसकी सिचुएशन में हम क्या करते हैं। जी बिल्कुल ठीक, शाबाश। चले मैं रेड से लिख रहा हूँ। IS 36 के मुताबिक इस पे इम्पेयरमेंट लॉस लिया जाता है। शाबाश, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। इस पे हम क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड। ठीक है जी बच्चे। जनरल में बच्चे डिकमीशनिंग के बारे में मैं जब इफ्रिक 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंशाल्लाह वो भी मुझे डिस्कस करना है, तो मैं इफ्रिक 1 में डिकमीशनिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये डिकमीशनिंग कॉस्ट क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल आपके साथ तब डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चे, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटीज क्या होती है, इसको भी डिस्कस कर लें। अब दो या दो से ज्यादा लोगों की मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही, पार्टनरशिप में है या जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब क्या करना है, एंटिटी में ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे। जी शाबाश, ईच हर इन्वेस्टर रिकॉग्नाइज करेगा, ईच इन्वेस्टर शैल रिकॉग्नाइज फॉर, प्रोवाइड फॉर या रिकॉग्नाइज फॉर हिज या हर पोर्शन। ठीक है जी बच्चे। तो हर इन्वेस्टर जितना उसका पोर्शन बन रहा होगा वो उतने से उसकी रिकॉर्डिंग करे। यहाँ तक बच्चे कोई कंफ्यूजन, ठीक है जी। तो बच्चे प्रोविजन का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला, कंटिंजेंट सेकंड वन, कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगला कॉन्सेप्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी को, फिर उसके बाद बच्चे हम लोग इंशाल्लाह कंटिंजेंट लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे कंटिंजेंट लायबिलिटी, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपके साथ सिर्फ कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करें।
कंटिंजेंट लायबिलिटी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। सेकंड, जिसकी एग्जिस्टेंस, हुज एग्जिस्टेंस, जिसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म होगी बाय वन और मोर uncertain future events, whose existence will be confirmed by one or more uncertain future events। ठीक है जी। अब अगली बात, वो इवेंट्स जी नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होंगे, नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, और ये इवेंट्स एंटिटी के कंट्रोल में नहीं। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, वो भी बात हम लिख देते हैं। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अच्छा जी बच्चे, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? इसकी अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट नहीं की जाएगी? अब उसकी कुछ वजूहत हो सकती है। नॉट रिकॉग्नाइज, ये मैं इसे ये नहीं कहता हूं, नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? उसकी रीजन। अच्छा, पहली बात, वो प्रोबेबल नहीं है, या तो वो प्रोबेबल ना हो, बाकी प्रोविजन की कंडीशन पूरी की पूरी मीट कर रही है। प्रोविजन की तीन कंडीशंस आपने पढ़ी, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। पहली कंडीशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, और लास्ट वन रिलायबल एस्टिमेट। अगर हम कहते हैं कि कंडीशन तीनों में से वो प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है या रिमोट है, तो आपको पता है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। अगर वो प्रोबेबल ना हो तो, या सेकंड वन सिचुएशन जी, रिलायबल एस्टिमेट ना किया जा सकता हो, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, या उसको रिलायबली मेजर ना किया जा सकता। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बात क्लियर हो गई। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, एस्टिमेट कर सकते हैं तब भी नहीं रिकॉर्ड करना। और इन दोनों में से कोई एक बात, या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल आउटफ्लो भी है, मेजर हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते रिलायबल। तो तीन में से एक कंडीशन नहीं पूरी हो रही, प्रोबेबल की कंडीशन पूरी नहीं हो रही, या रिलायबल एस्टिमेट की प्रोविजन में से कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो बात क्लियर होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, प्रोबेबल आउटफ्लो भी है, लेकिन रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो प्रोविजन नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी है डिस्क्लोज करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, रिलायबल एस्टिमेट भी कर सकते हैं, बट प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है, तब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, सॉरी कंटिंजेंट लायबिलिटी है, प्रोविजन नहीं है, प्रोवाइड फॉर नहीं करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे। जी बच्चे, यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है जी।
उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर तो इसका चांसेस रिमोट हो जाए तो तब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसे डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखने लगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है जी बच्चे। इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है जी बच्चे। कब तक? अनलेस the possibility of an outflow is remote, unless the possibility of an outflow is remote, ठीक है जी बच्चे। तो तब इसे क्या किया जाएगा? तब तक इसे डिस्क्लोज किया जाएगा जब रिमोट हो जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, और ये बात हम ऑलरेडी इसकी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा बच्चे, अब हमने इसका डिस्क्लोजर में क्या क्या बातें करनी है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी बच्चे। डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी बातें बतानी है? नेचर की बात बतानी है, और अगर अमाउंट की हुई तो वो भी बतानी, ठीक है जी बच्चे। अच्छा, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, और किसकी बात बतानी है? नेचर की। जहां पे प्रैक्टिकेबल हो तो हमें क्या करना है? दो काम करने हैं। फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा इसका, वो भी बताना है, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट कितना होगा, और कौन कौन सी अनसर्टेनिटीज है, ठीक है जी बच्चे। और इसकी कोई रीइंबर्समेंट की पॉसिबिलिटी है तो वो भी बतानी है। रीइंबर्समेंट की पॉसिबिलिटी उसको भी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? चल, ये भी बच्चे हमारा मुकम्मल हो गया। उसके बाद लास्ट वन है कंटिंजेंट एसेट्स। इस स्टैंडर्ड का सबसे लास्ट वन टॉपिक है कंटिंजेंट एसेट। बच्चे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इससे बाकियों की डेफिनेशन हमने समझी। अब पॉसिबल एसेट, कंटिंजेंट एसेट क्या होता है? इज अ पॉसिबल एसेट, पॉसिबल एसेट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है जी बच्चे, जिसकी एग्जिस्टेंस will be confirmed
by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, जो कि फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। और थर्ड वन क्या है जी? नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। not wholly within the control of the entity। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहली बात, नॉट recognized in the financial statement, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। ठीक है जी, डिस्क्लोज किया जाता है ओनली, ठीक है जी, इफ इनफ्लो इज प्रोबेबल, अगर इसका इनफ्लो प्रोबेबल होगा तो। अगर इनफ्लो प्रोबेबल ना हुआ तो इसको डिस्क्लोज भी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब पॉसिबल की सिचुएशन में इसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, रिमोट की सिचुएशन में इसे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। प्रोबेबल होगा तो डिस्क्लोज करना, याद रखिएगा। वर्चुअली सर्टन हुआ तो रीइंबर्समेंट एसेट रिकॉर्ड करना है, प्रोबेबल हुआ डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा पॉसिबल हुआ कुछ नहीं करना, रिमोट हुआ कुछ नहीं करना। ठीक है ना? तो मैं ये आपको यहाँ पे हिंट लिख के देने लगा हूँ, एसेट की सिचुएशन में याद रख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो आपको। virtually certain, probable, possible, remote। जी, virtually certain है तो एसेट रिकॉर्ड करेंगे, probable disclose, possible do nothing, कुछ नहीं करना, और रिमोट की सिचुएशन में भी डू नथिंग। तो डिस्क्लोजर सिर्फ तब तक जब तक क्या रहेगा, प्रोबेबल रहेगा। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट लास्ट वन, डिस्क्लोजर। जी बच्चे, सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। जब प्रैक्टिकेबल हुआ तो, अगर प्रैक्टिकेबल है तो नहीं बता पाएंगे ये बातें भी। फाइनेंशियल इफेक्ट,
और अनसर्टेनिटीज। जी बच्चे, क्लियर है जी बच्चे? तो बच्चे हम लोगों ने IAS 37 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ इसके रीसेंट अटेम्प्ट के कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकूं। इतना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।